ये तो असली वाला डॉक्टर है, अताई डॉक्टर कैसे बनते हैं? बेसिकली गया हूँ वहाँ पे मशीनें साफ़ करने और सफाई सुथराई करने, लेकिन मैंने डॉक्टर साहब को देखा और मैंने देख देख के उनसे सीख लिया। जब अतायत का काम चलता है, तो उसको लगाम कौन डालता है? पीएससी का खुद मिला हुआ होता है और वो लोग उनकी ज़ेर सरपरस्ती जो है तायत के काम चल रहे होते हैं। क्या वो मरीज़ों को सहूलियात देने के लिए काफ़ी हैं? फ़ाद अनफॉर्चुनेटली काफ़ी तो नहीं है, लेकिन इसका हम ब्लेम किसी एक चीज़ के ऊपर या किसी एक फ़र्द के ऊपर या किसी एक इदारे के ऊपर नहीं डाल सकते। सरकारी अस्पतालों में मारपीट का बड़ा रवाज है, डॉक्टर्स को मारा जाता है। डॉक्टर्स कभी भी दिल से देखें, एक बंदा दिल से कभी भी क्यों चाहेगा कि बगैर किसी दुश्मनी के, बगैर किसी वजह के कोई बंदा चाहेगा कि मेरी वजह से मर जाए? लवाहिकीन के भी जज्बात होते ये है ना ही, दुनिया की कोई ताकत भी सिर्फ जज्बात की बिना पे नहीं फैसला करती। हैं। जो सरकारी अस्पताल हैं, उनकी मौजूदा जो अभी की करंट सिचुएशन है, वो क्या सिचुएशन है? हमारे पास अमला इतना ज़्यादा नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है हमारे पास। रियासत तो माँ का किरदार अदा करती है, और माँ तो फिर आपको पता है वो अपनी जो औलाद होती है उसको तड़पता हुआ नहीं देख सकती। जितनी हमारे पास अवेलेबल है उसमें नो डाउट कि जितना भी अमला हमारे पास अवेलेबल होता है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, वो अपनी कैपेसिटी में पूरी जान लगाते हैं। जो फंड्स आते हैं वो ठीक जगह लगते हैं? 100% नहीं लगते। इसके अंदर किक बैक्स हो रही होती हैं, इसके अंदर करप्शन हो रही होती है। जितने दिए जाते हैं, अगर वो उतने लग जाएं तो वो काफ़ी नहीं है। अगर वो उतने लग भी जाएँ तो भी वो काफ़ी नहीं है। सरकारी अस्पतालों में जो मरीज़ जाते हैं, उनकी असल शिकायत क्या होती हैं? लाइनों में लगना पड़ता है बहुत देर। जी बिल्कुल। डॉक्टर टाइम नहीं देता प्रॉपर तरीके से, अमला बदतमीज़ होता है, सफाई सुथराई के इंतज़ामात नहीं होते। वो आपने अक्सर एक जुमला सुना होगा कि एनू लाहौर लाइयो। तो वो तो इस बात की वजह से होता है कि हमारे यहाँ हर शहर के अंदर फैसिलिटीज़ वो वाली अवेलेबल नहीं है जो बड़े शहरों में है। आपकी अपनी आप बीती है आईसीयू वाली, आपको याद आ गया होगा मैं किस बारे बात करना जा रहा हूँ। कि आप और आपके सीनियर अपना बिस्तरा उठाएँ और निकलें यहाँ से। यानी अगर एक गरीब बंदा बीमार होता है, वो कहाँ जाए बेचारा, उसके पास पैसे भी नहीं हैं, वो तो प्राइवेट नहीं जा सकता। अनफॉर्चुनेटली दुआओं के साथ ही रहना पड़ेगा। तो इतने महंगे टेस्ट लिख के दिए जाते हैं, वो बाहर से करवाए जाते हैं। डॉक्टर्स की साज़बाज़ होती है बाहर प्राइवेट लेबॉरेटरीज़ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द इनसाइडर्स और मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद अली ख़ान। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों पर, कि आया ये सरकारी अस्पताल जो लाखों मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर अपना इलाज मुआलजा करवाने आते हैं, सरकारी अस्पतालों में मौजूद जो सहूलियात हैं, तिब्बी सहूलियात, क्या वो इन मरीज़ों के लिए काफ़ी हैं? सरकारी अस्पतालों को सहूलियात की बुनियादी ज़रूरत देने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इस पर हम तफ़सीलन बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर अनस अबरार ने। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइएगा कि जो पाकिस्तान में एक प्रॉपर डॉक्टर बनने के तरीक़ाकार हैं, वो क्या हैं? यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं? किस तरह की तालीम है? पाकिस्तान में जो है एक तो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। जी। गवर्नमेंट सेक्टर का तो यही है कि आप एफएससी, वैसे तो बेसिक क्राइटेरिया सबका सेम है कि आप एफएससी में 60% मार्क्स से ज़्यादा सिक्योर करते हो और फिर उसके बाद आप एमडी कैट वगैरह देते हैं। फिर आपकी जो है वो कोटा के हिसाब से और मेरिट के हिसाब से आपको सीट मिलती है। प्राइवेट में ये है कि एक टाइम तक सिर्फ सीटें बिका करती थी। आप कह लें कि परसेंटेज के हिसाब से पैसे दिए जाते थे, 50-50 लाख रुपए की भी सीट मिला करती थी। लेकिन कुछ अर्से से ये निज़ाम आ गया हुआ है कि अब जो है प्राइवेट के अंदर भी मेरिट होता है और फिर उसके हिसाब से सीटें मिलती हैं। ठीक। एक तीसरा तरीका डॉक्टर बनने का ये है कि आप पाकिस्तान से जाते हैं चाइना जी। और रशिया। जी। वहाँ जाके आप एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद आप वापस आते हैं, वापस आके आप पीएमडीसी या पीएमसी जो भी उस वक़्त हुँ। चल रहा हो, उसका आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं लाइसेंस लेने। लाइसेंस लेने के लिए। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास तरीकाकार है पाकिस्तान में डॉक्टर बनने का। ये तो असली वाला डॉक्टर है, अताई डॉक्टर कैसे बनते हैं? अताई डॉक्टर ऐसे बनते हैं जनाब कि जैसे मैं किसी के साथ जाके बेसिकली गया हूँ वहाँ पे मशीनें साफ़ करने और सफाई सुथराई करने, लेकिन मैंने डॉक्टर साहब को देखा और मैंने देख देख के उनसे सीख लिया कि ये तस्वीरें, ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, ये दवाइयाँ दे रहे हैं डॉक्टर साहब, फ़लाँ मरीज़ आया तो फ़लाँ दे दी, फ़लाँ आया तो फ़लाँ, और इस तरह अतायत का काम चल पड़ता है फिर। जब अतायत का काम चलता है, तो उसको लगाम कौन डालता है? उसको डालना काम तो पंजाब में, चूँकि हम पंजाब में हैं तो पीएचसी का काम होता है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का। हुँ। वो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है, चेक करता रहता है, आके डिग्रीज़ चेक करता है कि डॉक्टर है, नहीं है, एलिजिबल यानी उसके पास लाइसेंस है, वैलिड था कि नहीं था, वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन
हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अनफॉर्चुनेटली बाज़ औक़ात ये सुनने में आता है कि अमला पीएससी का खुद मिला हुआ होता है और वो लोग उनकी ज़ेर सरपरस्ती जो है तैयत के काम चल रहे होते हैं। ड्रग्स वाले मिले होते हैं साथ, आपके कहने का मकसद है? ड्रग वाले तैयत के साथ तो नहीं मिले थे, क्योंकि ड्रग व जो रेगुलेटरी बॉडी है वो तो बेसिकली फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल्स को डील कर रही होती है ना, हुँ, तो इनके साथ बेसिकली पीएससी वाले ही मिले हुए होते हैं। ठीक है। सरकारी अस्पतालों की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, क्या वो मरीज़ों को सहूलियात देने के लिए काफ़ी हैं? फ़ाद अनफॉर्चुनेटली काफ़ी तो नहीं है, लेकिन इसका हम ब्लेम किसी एक चीज़ के ऊपर या किसी एक फ़र्द के ऊपर या किसी एक इदारे के ऊपर नहीं डाल सकते। पाकिस्तान की इस वक्त जो फाइनेंशियल कंडीशन है और जो हमारे यहाँ के अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज है, उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कम है। लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर जो है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर मुसलसल काम कर रही है और फ्यूचर में इतने रिसोर्सेज हो सकें कि सब लोग इससे फैज़याब हो सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि अस्पतालों में, बिलख़सूस सरकारी अस्पतालों में मार-पीट का बड़ा रवाज है। डॉक्टर्स को मारा जाता है, डॉक्टर्स लवाहिकीन को मारते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें। ये क्या वजह है? किस लिए ये बदमज़गी पैदा होती है? अच्छा, इसके अंदर देखें कि इसको 2 तरह से हम एनालाइज़ कर सकते हैं। एक चीज़ ये है कि पर्सनली मेरा ये मानना है कि मारपीट तो किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। हुँ, अगर आपने मारपीट की है तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपको इन रिटर्न कोई खिदमात मिलेंगी। आपको वैसा ही रिएक्शन देखने को मिलेगा। यूजुअली देखने में ये आया है कि जब कभी सुनवाई नहीं होती पेशेंट की, या इन केस किसी की डेथ हो गई। हुँ, जिस तरह आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर को मारा गया था, जी, और इसी तरह मल्टीपल वाक़यात होते रहते हैं। कुछ वाक़यात में वाक़ई नेग्लिजेंस देखने में आई है डॉक्टर्स की तरफ से कि हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात डॉक्टर्स की तरफ से नेग्लिजेंस नहीं होती। देखें, अगर एक डेथ हुई है किसी बंदे की, डॉक्टर्स कभी भी दिल से देखें, एक बंदा दिल से कभी भी क्यों चाहेगा कि बगैर किसी दुश्मनी के, बगैर किसी वजह के कोई बंदा चाहेगा कि मेरी वजह से मर जाए? कोई भी हुँ, नहीं चाहेगा। इतनी तो इंसान में होती है। बाज़ अगर पेशेंट्स की डेथ हो जाती है तो डॉ लवाहिकीन ये समझ रहे होते हैं कि इस डॉक्टर की गफ़लत, ये इसने जानबूझ के मारा है, जानबूझ के नहीं मारा हुआ होता। बाज़ औक़ात रिसोर्सेज़ ऐसे अवेलेबल नहीं होते, बाज़ औक़ात इक्विपमेंट ऐसा अवेलेबल नहीं होता। मैंने जैसे आपको बताया कि वेंटिलेटर्स हमारे पास बहुत थोड़े हैं। ठीक, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं होता, कोशिश की जा रही होती है कि वेंटिलेटर के बगैर इसको बचा लिया जाए। लेकिन अगर वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है और वो नहीं बचा पाए, तो समझते यही हैं कि डॉक्टर ने जानबूझ के मार दिया, और इस वजह से जो है लड़ाई होती है। बाकी कुछ केसेज़ में ये भी सुनने में आता है कि जी डॉक्टर के पास आए थे, डॉक्टर ने जनाब मोबाइल पे लगा हुआ था, बात ही नहीं सुन रहा था, बात ही नहीं सुन रहा था। फिर 6-7 बंदे इकट्ठे होके आए, उन्होंने आके डॉक्टर को धोया है और उसके बाद ये हुआ है। तो आप अल्टीमेटली देखें कि फिर जब कभी मैं स्पेसिफ़िकली टारगेट नहीं करना चाह रहा किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जो है वो एक लाहौर के गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल के अंदर ही लड़ाई हुई थी। डॉक्टर्स के ऊपर एक बरादरी ने तशद्दुद किया था, और उस तशद्दुद के बाद जो है फिर जो उसका रिएक्शन देखने को आया था, वुकला रिएक्शन, बरादरी ने जी बिल्कुल, वो करा बरादरी का आपको फिर याद होगा कि रिएक्शन जो देखने में आया था वो इतना इंटेंस किस्म का रिएक्शन था कि उसके जी, बाद अभी तक उस हॉस्पिटल के अंदर खौफ व हिरास। वुकला अभी भी आज आज तक, हालाँकि वुकला की शान होती है ब्लैक कोट, लेकिन जी, आज तक वो दोबारा ब्लैक कोट के साथ हॉस्पिटल नहीं जाते अब। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने अक्सर देखा होगा कि सरकारी अस्पतालों, इवन के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दीवारों पे चस्पा हुआ होता है कि कार्य सरकार में मुदाखलत या डॉक्टरों के साथ मारपीट, इस तरह के मतलब 4-5 दफ़ात लिखे होते हैं उस पे कि ये अगर आप ये लॉ को फ़ॉलो नहीं करते तो आप पर ये दफ़ा लगेगा। आपने डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की बात की कि उनकी भी नेग्लिजेंस आ जाती है, तो क्या वही दफ़ात डॉक्टर्स पर अप्लाई होते हैं? अप्लाई तो इस तरह से नहीं होता है कि कार्य सरकार में मुदाखलत तो नहीं हो कर रही होती, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल है ना। हुँ। तो लेकिन ये है कि अगर आप एथिकली कहें, डॉक्टर साहब, नेग्लिजेंस की बात है। आप कार्य सरकार में मुदाखलत यानी एक आप सिविल बंदे के साथ कोई ज़्यादती करते हैं, नेग्लिजेंस आ जाती है, तो कानून डॉक्टरों पे अप्लाई नहीं होता? देखिए, अगर तो कोई आपके पास वैलिड एविडेंस है, कोई वैलिड बात है, सिर्फ़ जज़्बात के ऊपर नहीं, हुँ। आपके पास कोई सबूत हो, जैसे कि आजकल मोबाइल्स हैं हमारे पास, अगर आपको कोई जज़्बात तो चीज़, लवाहिकीन के भी जज़्बात होते हैं। आप वही कह रहे हो ना कि सिर्फ़ जज़्बात की बिना पे ना तो कोर्ट फ़ैसला करती है, ना ही दुनिया की कोई ताकत भी सिर्फ़ जज़्बात की बिना पे नहीं फ़ैसला करती। अगर आपके पास कोई एविडेंस ऐसा मौजूद है, जो कि आजकल मोबाइल्स की फ़ॉर्म में होता है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, देखिए, तो फिर आप मुतल्लिका एमएस तक जाते हैं, डीएमएस तक जाते हैं, या जो भी एडमिन सेक्शन में बैठा होता है, आप उस केस को चलाते हैं। ठीक है। अदरवाइज़ ये कि अगर आप सिर्फ़ गट फीलिंग्स के ऊपर ये करना शुरू कर दें कि ये ऐसा है और वैसा है, और ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं हुआ, उस बेस के ऊपर तो नहीं चल सकता। और दूसरी बात यही है कि हमारी मोस्टली गट फीलिंग्स ही होती हैं कि हम
अज़्यूम कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन दरअसल चल कुछ और रहा होता है। ठीक साहब, काफ़ी अरसे से, बल्कि जब से हम जवान हो रहे हैं, आप भी जवान हो रहे हैं, हम भी जवान हो रहे हैं, हम यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की पज़ीर मुल्क है। ये कब तक हम सुनते आएँगे? अब हैं वैसे हमारा टॉपिक तो ये नहीं है, लेकिन ये है कि ये तरक्की पज़ीर मुल्क कब तरक्की याफ़्ता बनेगा, इसका जी। हम एक ख़्वाब ही देख सकते हैं और एक उम्मीद ही कर सकते हैं। लेकिन अनफ़ॉर्चुनेटली कुछ क्राइसिस इस तरह के हैं हमारे मुल्क के, कुछ पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जिसकी वजह से फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। आपने कहा कि हमारे टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, अस्पतालों की हालत ज़ार है, वो भी तो तरक्की पज़ीर ममालिक का ही हिस्सा हैं। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे ये सवाल किया। अब प्रॉब्लम असल में यही है कि चूँकि हम तरक्की पज़ीर हैं और हमारे पास रिसोर्सेज़ इतने नहीं हैं, हमारी फ़ाइनेंशियल कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि हम वो तमाम रिसोर्सेज़ गैदर कर सकें। हम उस तादाद में अस्पताल का अमला ला सकें, उस तादाद के अंदर हॉस्पिटल्स ला सकें, और उसकी मेन वजह यही है कि हमारे पास फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे पास फ़ाइनेंशियल रिसोर्सेज़ नहीं हैं। पाकिस्तान के जो सरकारी अस्पताल हैं, उनकी मौजूदा जो अभी की करंट सिचुएशन है, वो क्या सिचुएशन है? फ़र्स्ट करंटली हमारे पास ये सिचुएशन है कि हमारे पास रिसोर्सेज़ इतने ज़्यादा नहीं हैं, हमारे पास अमला इतना ज़्यादा नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है हमारे पास, और उसकी वजह से है जो है हमारे यहाँ यूजुअली लोगों की कंप्लेंट भी यही होती है कि सर्व नहीं कर पा रहे। और ये रियलिटी है, क्योंकि हमारे पास ना तो ह्यूमन पावर इतनी ज़्यादा है, ना ही हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, ना मेडिसिन्स हैं, ना ही हमारे पास मशीनरी इतनी ज़्यादा है। तो हमें ये कहने में झिझकना नहीं चाहिए कि हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं हैं कि हम अपने लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर पा रहे हों। अगर रिसोर्सेज़ नहीं है, पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, लोग बीमार होना छोड़ दें? ये देखें, अब इसके लिए अगर हम किसी एक फ़र्द को या किसी एक इदारे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दें, तो वो इंसाफ़ नहीं होगा। क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से हम लोग लोगों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन ये बात सही है आपकी कि बीमार ना छोड़ दें। तो बीमार वैसे कोई खुद जानबूझ के खुशी से नहीं होता, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में ऐसे हालात पैदा हो जाएँ। रियासत तो माँ का किरदार अदा करती है, और माँ तो फिर आपको पता है वो अपनी जो औलाद होती है उसको तड़पता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन देखें ना कि अब एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितनी हमारे पास अवेलेबल है उसमें नो डाउट कि जितना भी अमला हमारे पास अवेलेबल होता है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, वो अपनी कैपेसिटी में पूरी जान लगाते हैं अपने लिए जितने भी लोग हैं उनको सर्व करने की। जो फंड्स आते हैं, वो ठीक जगह लगते हैं? ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन करने वाला, आप और करें? मैं आपको यही कहूँगा कि 100% नहीं लगते। इसके अंदर किकबैक्स हो रही होती हैं, इसके अंदर करप्शन हो रही होती है, और वो भी कोई एक बंदा या कोई एक महकमा नहीं कर रहा होता, उसके अंदर बहुत से लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में करप्शन कर रहे होते हैं, जिनके लिए एक ज़रूरत है इस बात की कि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। अच्छा, यानी जो फंड्स दिए जाते हैं सरकार की तरफ से सरकारी अस्पतालों को, अ, जितने दिए जाते हैं, अगर वो उतने लग जाएँ, तो वो काफ़ी नहीं है? अगर वो उतने लग भी जाएँ तो भी वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सप्लाई एंड डिमांड वाला रूल होता है ना, वो यहाँ पे लग नहीं रहा। क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई जो है वो इतनी नहीं हो पा रही। अच्छा, जो सरकारी अस्पतालों में जो मरीज़ जाते हैं, उनकी असल शिकायत क्या होती हैं? क्या शिकायत होती हैं उनकी? यूजुअली हमें सुनने में आती है कि जी लाइनों में लगना पड़ता है बहुत-बहुत देर, जी, बिल्कुल। डॉक्टर टाइम नहीं देता प्रॉपर तरीके से, अमला बदतमीज़ होता है, सफाई-सुथराई के इंतज़ामात नहीं होते, सुनवाई नहीं होती, इसके अलावा दाखिला नहीं हो पाता वार्ड्स के अंदर, वार्ड में दाखिला हो जाता है तो वहाँ पे बेड वगैरह नहीं मिल पाते। इस तरह की कुछ फैसिलिटीज़ की शिकायत लोगों की तरफ से यूजुअली आती हैं। लवाहिकीन अक्सर मरीज़ के साथ आए हुए होते हैं, दूसरे शहरों से शिफ्ट होकर। वो आपने अक्सर एक जुमला सुना होगा कि "एनू लाहौर लइयो", सुना होगा आपने। तो जब वो लाहौर आते हैं तो उनके पास प्रॉपर जो रेज़िडेंस होती है वो नहीं होती, वो बेचारे अस्पतालों में अपने मरीज़ को लेकर ख्वार हो रहे होते हैं। तो क्या इन लवाहिकीन के लिए कोई ऐसी प्रॉपर जगह होनी चाहिए, रहन-सहन के लिए? देखें, एक तो बात ये है कि जो आपने बात की है कि लाहौर ले जाओ, तो वो तो इस बात की वजह से होता है कि हमारे यहाँ हर शहर के अंदर फैसिलिटीज़ वो वाली अवेलेबल नहीं है जो बड़े शहरों में है। यानी कि आपके सामने पंजाब कार्डियोलॉजी है लाहौर में, वो हर शहर में नहीं होता इस तरह से। तो अल्टीमेटली ये होता है कि बहुत सी फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए आपको बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि लवाहिकीन, लवाहिकीन को जगह देने के लिए अभी मैंने आपको पहले बात की ना कि हमारे पास तो अभी वो बेसिक रिसोर्सेज़ पूरे नहीं हो पा रहे कि जिसमें हम मरीज़ को अकोमोडेट कर सकें, तो हम मरीज़ के लवाहिकीन को कैसे अकोमोडेट करें। दूसरा इसके अंदर एक फैक्टर ये भी आता है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब एक बंदा बीमार होके हॉस्पिटल आता है, तो उसके साथ 1 या 2 नहीं, पूरा एक कबीला आता है। बिल्कुल। तो अगर आप ये देखें कि अगर एक बंदे के साथ आने वाले 20 बंदों को अकोमोडेट करना पड़े, तो फिर सेटअप किस तरह से चलेगा?
डॉक्टर साहब आप एक वाक़या सुनाते हैं आपके साथ मतलब आपकी अपनी आप बीती है आईसीयू वाली, आपको याद आ गया होगा मैं किस बारे बात करना जा रहा हूँ। तो ज़रा वो तो नाज़रीन को बताइएगा वो आईसीयू वाला क्या इश्यू था? फ़ाद आईसीयूज़ में ये होता है कि यहाँ पे वेंटिलेटर्स होते हैं। जी। वेंटिलेटर एक मशीन होती है कि जिसकी पाकिस्तान में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पे कोविड में बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन उसकी जो जिस लिहाज़ से उसकी डिमांड है, उस लिहाज़ से उतनी मशीन्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो जो वाक़या मेरे साथ आया था वो उसमें सियासी इन्वॉल्वमेंट शामिल थी, कि किसी बंदे ने मुख्तस किया कि इस बंदे को आप आईसीयू का वेंटिलेटर दे दें। जबकि वहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा वेंटिलेटर पे शिफ्ट हो रहा था। ठीक है। उन्होंने कहा कि इसको आप यहाँ से चलता करें, आप मेरे बंदे को अकोमोडेट करें। तो हम लोग जो उस वक़्त वहाँ पे ऑन ड्यूटी थे वहाँ पे, तो उन्होंने कॉल करवाई और कहा कि जी इसको साइन किया जाए। तो जो मेरे सीनियर थे जिनकी स्टैम्प और वो साइन चलने थे, उन्होंने इस बात से मना कर दिया और उन्होंने मुझे कहलवा के भेजा कि आप जाके वहाँ पे एडमिन ऑफ़िस में बताएँ कि जी हम नहीं दे सकते, हमारे पास बहुत सीरियस कंडीशन में एक बंदा है। तो उनको जब मैंने जाके ये बताया कि सर इस तरह से जो है हमारे पास एक बंदा पेशेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, कि जिसकी तबीयत ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में, तो हम नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि आप और आपके वो सीनियर अपना बिस्तरा उठाएँ और निकलें यहाँ से। अच्छा, आपके बात ऑफ़िस आपके जाने से पहले ही आप लोगों के कमरों में पहुँच चुके होंगे। यानी आपको फायर करने की बात नौबत आ गई? हाँ, बिल्कुल आ गई थी और उसके बाद जो है वो मेरे जो सीनियर थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। फायर तो ख़ैर नहीं हुआ था, आपको हुँ, पता है गवर्नमेंट जॉब से फायर तो इतनी ठीक आसानी है, से नहीं होता, लेकिन ट्रांसफ़र बहरहाल कर दिया गया था। ठीक है। यानी एक सियासी मुदाखलत की वजह से आपको इतना ख़मियाज़ा भुगतना पड़ा। हाँ, बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस का सूल तो है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों की। दोनों का क्या कंपैरिज़न है? दोनों का कंपैरिज़न बनता नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सरकारी हॉस्पिटल जितना नीचे है, प्राइवेट उतना ही ऊपर है और उसकी रीज़न साफ़ यही है कि प्राइवेट के पास सब मशीनरी है, सब इक्विपमेंट है, सफाई-सुथराई का निज़ाम है, अमला है, गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है और दूसरी बात ये है कि प्राइवेट में चूँकि क्लाइंट आता है, तो वो क्लाइंट जो है वो डॉक्टर के लिए एक तरह का खुदा आप समझ लें, यानी कहने की मतलब ये है कि कारोबारी भाषा में। और सरकारी हॉस्पिटल्स में ये नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में तो आपको पीछे-पीछे फिरना पड़ता है ना, ठीक है। तो इस लिहाज से किसी भी लिहाज से कंपैरिज़न नहीं ठीक बनता। है। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि रिसेंटली अभी एक मरीज़ आया था मेरे जानने वाला, पीआईसी में आपने पीआईसी की बात की। उनका कोई इश्यू था बाईपास का, उनका बाईपास होना था। आपने रश की बात की कि पीछे-पीछे जाना होता है, सरकारी अस्पतालों में रश होता है। तो उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही थी, उनको एडमिट नहीं कर रहे थे, मैंने आपके साथ भी राब्ता किया था। तो होता कुछ यूँ है कि वो मेरे दोस्त पैसे वाले थे, वो चाह रहे थे कि पैसे ले लें और हमारा जो ऑपरेट है बाईपास वो कर दें। पीआईसी वालों ने 12 लाख रुपया माँगा एक ऑपरेट का और वो भी 10-12 दिन का टाइम दिया कि 10-12 दिन बाद आपका ऑपरेट होगा, बारी आएगी। साथ ही एक निजी हॉस्पिटल था, वो मरीज़ वहाँ शिफ्ट हो गए। उन्होंने 16 लाख रुपया लिया और उसी दिन मतलब ऑपरेट की तैयारियाँ शुरू हो गईं। तो अगर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो पैसे लेके ऑपरेट करते हैं और वो भी 10-10 दिन, 12-12 दिन का टाइम देते हैं, इसमें क्या क्या इश्यू है? मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि रिसोर्सेज़ नहीं हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो अब ये जो पंजाब कार्डियोलॉजी है, ये लोअर पंजाब, अपर पंजाब, इवन जो हमारा आगे फेडरल की तरफ को एरिया जाता है, वैसे तो रावलपिंडी में भी कार्डियोलॉजी है, लेकिन पंजाब कार्डियोलॉजी का एक नाम है। जी, अब वहाँ पे पूरे इस एरिया से लोग आते हैं और उनके बाईपास हो रहे होते हैं, उनकी स्टंट डल रहे होते हैं, एंजियोग्राफी हो रही होती है, ठीक है? अब ये है कि जो पेशेंट जिस लिहाज से एक लाइन में आया है, उसको उस लिहाज से नंबर मिलेगा। वैसे मुझे बड़ी हैरानगी हुई सुन के आपसे कि आप कह रहे हैं कि 15 दिन का टाइम दिया था। जी बिल्कुल। अदरवाइज़ कार्डियोलॉजी में तो 6-6 महीने तक टाइम नहीं आता हुँ, और मेरे अपने जिन दिनों मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करता था, तो वहाँ तो बात ये भी सुनने में आता था कि जब नाम आता था किसी बंदे का, तो वो चल बसा होता था, ठीक है, ठीक है? अब प्राइवेट के अंदर ये है कि प्राइवेट के अंदर जब आप जाते हैं, तो वो तो पहले ही बैठे हुए हैं, उनके पास तो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज़ है ना। ठीक है। तो यहाँ पे तो जब तक गवर्नमेंट की तरफ से फंड रिलीज़ नहीं होगा, इक्विपमेंट नहीं आएगा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा, आप वो किस तरह से वो ऑपरेट कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं? यानी अगर एक गरीब बंदा बीमार होता है, वो कहाँ जाए बेचारा, उसके पास पैसे भी नहीं हैं, वो तो प्राइवेट नहीं जा सकता और वो 6-6 माह का इंतज़ार भी नहीं कर सकता, वो कहाँ जाए? अनफॉर्च्यूनेटली दुआओं के सहारे ही रहना पड़ेगा, क्या कह सकते हैं? इस कब तक? ये आप दुआ करें कि हम लोग ऐसे हालात में आ जाएँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो जाए हमारे मुल्क की, कि हम लोग किसी स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएँ और हमारा हेल्थ सेक्टर अच्छा हो जाए। ठीक है। अच्छा टेस्टिंग की तरफ आते हैं, जो नमूना जात लिए जाते हैं मर्ज़ की तशख़ीस के लिए, तो वो भी प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं है। आप
बात फिर वहीं पे आ जाएगी कि रिसोर्सेज नहीं है, फंड्स नहीं है। तो इतने महँगे-महँगे टेस्ट लिख के दिए जाते हैं, वो बाहर से करवाए जाते हैं। उसके अंदर ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि बाज़ औक़ात डॉक्टर्स की साज़बाज़ होती है बाहर प्राइवेट लैबोरेटरीज़ के साथ, कमीशन। कमीशन। हुँ। और वो कमीशन पैसों की फ़ॉर्म में भी होता है, गिफ्ट्स की फ़ॉर्म में होता है, बहुत सारी चीज़ों की फ़ॉर्म में होता है। तब ये चीज़ देखने में आई है कि एक्स्ट्रा टेस्ट लिख के दिए जाते हैं जो कि जिसकी ज़रूरत नहीं होती समटाइम्स। समटाइम ये भी होता है कि बाज़ औक़ात वो टेस्ट की किट्स जिनके ऊपर टेस्ट परफ़ॉर्म होना होता है लैब हुँ। के अंदर, वो अवेलेबल नहीं होती। एक थर्ड चीज़ ये भी होती है बाज़ औक़ात जो पता चला है हमें कि किट्स भी अवेलेबल होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो लेबॉरेटरी वाले होते हैं, वो लोग बाहर साज़-बाज़ करके बैठे होते हैं कि हमारे पास जो बंदा आएगा, हम आपके पास भेज देंगे। और उसके अंदर भी एक चीज़ ये सुनने में आई है कि बाज़ औक़ात जो किट्स यहाँ पे यूज़ होनी होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, वो किट्स वहाँ से पार हो जाती हैं, आर-पार हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ इस तरह का कोई अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम नहीं है कि इन चीज़ों की एक-एक चीज़ का ध्यान रखा जा सके। तो ये आज अनफॉर्चुनेटली एक ड्रॉबैक है। आपने बात की कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जिन लैब्स के बाहर बंदे बिठाए होते हैं, इस चीज़ का तो मैं भी गवाह हूँ, मैं यानी शाहिद हूँ। बैठे होते हैं वहाँ पे, जैसे ही पर्ची आती है, बाहर एक बंदा बैठा होता है, वो सैंपल लेता है और टेस्ट करके अगले दिन उनको रिपोर्ट देता है। हाँ, ये ऐसे तो हकीकत है। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब, आज से करीबन 6 माह पहले मेरी अचानक सुबह 5 बजे तबीयत ख़राब हो गई। मेरे घर के पास सरकारी हॉस्पिटल है, सर्विसेज़ हॉस्पिटल। मुझे फ़जर के बाद वहाँ जाना हुआ, तो जब मैं गया वहाँ पे तो वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। पूछा गया डॉक्टर्स क्यों नहीं हैं? 5 बजे का ग़ालिबन टाइम था, तो कहा गया कि डॉक्टर्स की शिफ्ट चेंज हो रही है। डॉक्टर 6 बजे आएँगे या साढ़े 6 बजे आएँगे, तो तब तक आप वेट करें। मैं भी तकलीफ़ में था, एक मरीज़ा थी, ख़ातून थी, वो भी तकलीफ़ में थी। मैंने उनकी वीडियो बनाई, वो तकलीफ़ से बिलक रही थी, तड़प रही थी। तो ये जो इश्यू है कि शिफ्ट चेंज हुई है, डेढ़-डेढ़ घंटा, 1-1 घंटा डॉक्टर ही नहीं आता और मरीज़ तड़प रहे होते हैं। क्या है ये? अब मैं उस टाइम पे तो वहाँ मौजूद नहीं था कि मैं आपको देख के मेरे एग्ज़ैक्टली पास बताता। एविडेंस है मैं आपको मोबाइल में। बताता हूँ, एक्चुअली होता ये है कि जो शिफ्ट चल रही होती है ना, एक तो इनकी शिफ्ट चलती है 36-36 घंटे की कंटीन्यूअसली, ठीक है? दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि बाज़ औक़ात शिफ्ट चेंज होती है ना, तो शिफ्ट चेंज होने के टाइम में इतना देर वो नहीं होता, क्योंकि जब एक बंदा चार्ज ओवर कर रहा होता है, दूसरा चार्ज लेता है उसी वक़्त, ये नहीं होता कि इतना टाइम हो। ये ज़रूर प्रॉब्लम देखने में आया है, जो कि मैंने भी खुद भी जॉब की है, सर्विसेज़ के अंदर ही की है। होता ये है कि बाज़ औक़ात फॉर एग्ज़ाम्पल रात को 2 बंदों की शिफ्ट थी, उनमें से 1 बंदा नहीं आ पाया। कोई इमरजेंसी बन गई है, कुछ प्रॉब्लम बन गई है, कुछ भी। तो वो ये कह देता है कि यार तुम सँभाल लेना मेरी जगह, फिर मैं सँभाल लूँगा तुम्हारी जगह। लेकिन हर इंसान की एक ताकत है, उसके बाद वो नहीं आगे कर सकता। तो एक बंदा अगर वो पिछले 35-36 घंटों से जाग रहा है, 35-36 घंटों से नहीं, 30 घंटे से जाग रहा है या 28 घंटों से जाग रहा है, तो वो अल्टीमेटली उसको नींद तो आनी है। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, चाहे जो मर्ज़ी हो। तो होता बाज़-औक़ात ये है कि वो पैरामेडिक्स को कह के ये चला जाता है कि यार अगर कोई इमरजेंसी केस आए तो मुझे आके बता देना। फिर होता ये है कि डॉक्टर्स को जाके बताया जाता है, डॉक्टर आके देखते भी हैं। एक हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे लाई करता है। मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे यहाँ पेशेंट्स को ये बड़ी कंप्लेंट होती है कि हमारा पेशेंट तो मर रहा है तकलीफ़ से और वो उसको पता नहीं क्या हो गया है, तो डॉक्टर ने बस आके देख के हाथ लगाया और चला गया। हुँ। दरअसल होता ये है कि एक जो कंडीशन है मेडिकल की, कुछ किसी भी किस्म की कंडीशन है ना, उसको पेशेंट्स के लवाहिकीन की फीलिंग्स अपनी जगह हैं कि उनको तकलीफ़ हो बिल्कुल। सकती है। लेकिन डॉक्टर आके ये ज़रूर देख लेता है कि यार इसकी क्या कंडीशंस को प्रॉब्लम है क्या? बाज़ का वो कोई इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं होता। हुँ। आपको पता है कुछ लोग बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं कि कुछ चीज़ों को लेके, अपनी पेन को लेके। कुछ लोग नहीं होते, आप अक्सर हॉस्पिटल में जाके देखें, आपका कभी एक्सपोज़र हो तो मैंने खुद देखा है इमरजेंसी के अंदर, बाज़ लोग जिनको थोड़ा-सा यहाँ से कट लगा हुआ होता था या कोई छोटी-मोटी इंजरी हुई होती थी, वो चीखें मार रहे होते थे। और मैंने ऐसा भी देखा है बाज़ लोगों की हड्डी टाँग की टूटी हुई होती थी और अभी उनको रेस्क्यू 112 वाले लेके आए तो साइड पे बैठे देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है अस्पताल के अंदर। तो कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स आता है पेशेंट्स की तरफ से जिसको भी डॉक्टर नेग्लेक्ट खुद करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्होंने बाकी पेशेंट्स को भी देखना होता है। बाकी पेशेंट्स को देखना होता है, आपने बात की कि 36-36 घंटे वो जाग रहे होते हैं। लेकिन वो उस वक़्त वो स्पॉट पर मौजूद थे। अगर वो जाना चाहते थे तो स्पॉट छोड़कर चले जाते। लेकिन वो वहाँ डॉक्टर्स मौजूद थे, गपशप कर रहे थे। गपशप की जगह वो मरीज़ को देख सकते थे। मैं एविडेंट हूँ उसका, इस चीज़ का, कि वो गपशप कर रहे थे। वो थके हुए नहीं थे, उनको देखना चाहिए था मरीज़ को। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि पेशेंट पता नहीं आपके सामने ही लाया गया है, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि पेशेंट पहले आ चुका होता है, उसको एक इंजेक्टेबल दिया जाए। मेरे बाद आया वो।
आपके बाद जी। आया है। आपको इस बात की कन्फर्मेशन है कि पहले वो एक्स-रे वगैरह करवाने कहीं दूसरी जगह पे नहीं गया था? इस तरह बिल्कुल, की वो चीज़ है। इमरजेंसी की सूरत में आया था बाइक पे, मुझे अच्छी तरह याद है। आप दूसरों को छोड़ दें, मैं खुद तड़प रहा था दर्द की वजह से। आप दर्द की वजह से तड़प रहे थे, आप सब सब चीज़ें नोट कर रहे थे, मैं मानते हैं। कर रहा था नोट, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं मुआशरे को देखता हूँ। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हुँ। अगर आप दर्द में इतना तड़प रहे थे, बात यही है ना, मैंने आपको कहा ना, बाज़ औक़ात दर्द इतनी ज़्यादा होती नहीं है और इतनी सीरियस नहीं होती सर, एक्चुअली। दर्द इतनी मैं ज़्यादा का मैं नहीं कह मैं सकता। अब बता दूँ, मुझे हार्ट का इश्यू था, आपको भी पता होगा इस चीज़ हुँ। का। वो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, देखें, अब एक बंदा है, मैं आपको इसी की मिसाल देता हूँ, आप हार्ट की पेन के साथ गए हैं, ठीक है? आपने जाके पेशेंट डॉक्टर को कहा, "डॉक्टर साहब, मेरा दिल, बस मुझे अटैक हो गया डॉक्टर साहब, मैं मरने लगा हूँ।" मैं आपको एक जनरल बात डॉक्टर बता रहा हूँ। मौजूद ही नहीं था वहाँ पे, मैं आपको वैसे खुशखबरियों में मैं मसरूफ़ था। आपको वैसे ही बात बता रहा हूँ। आपने जाके कहा, "जी डॉक्टर साहब, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मुझे अटैक होने लगा है।" आपके साथ जो लवाहिकीन होंगे, उनको भी होगा कि, "जी, हमारा बच्चा तो मरने लगा है।" डॉक्टर ने जाके एग्ज़ामिन किया, उसने जाके देखा, अब हार्ट पेन आपने बताइए, आपको ये तो नहीं पता कि आपको हार्ट अटैक ही हो रहा है। आपको गैस भी हो सकती है, हुँ, उसकी पेन भी आप फ़ील कर रहे होते हैं। आपको जो है कोई मस्कुलर पेन हो रही है, हुँ। ठीक है? आपको जो और किसी किस्म की कोई सेंसिटिव पेन हो रही है, जिसका कार्डियक सिस्टम से कोई लेना-देना नहीं है, कार्डियोलॉजी से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन आप ये कर रहे हैं, उसने आपको एनालाइज़ कर लिया हुआ है, उसने आपको कोई दवाई भी दे दी हुई है, या उसने आपकी फिज़िकली कोई ऐसी वाइटल्स वगैरह नोट की हैं, जिसमें कोई ऐसी एब्नॉर्मैलिटी नहीं है। डॉक्टर साहब, इश्यू क्या है? ये वजह क्या है? मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक ये फैक्टर ज़रूर है कि इग्नोरेंस होती है। इससे मैं इनकारी नहीं हूँ कि इग्नोरेंस नहीं होती, होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना एग्ज़ैजरेटेड, हमारे यहाँ लोग वो ये भी कह देते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेशन होती है चीज़ के अंदर ना, कि साढ़े नाल ए सीगा ते सानू डॉक्टर ने उठ के वेख्या नहीं। ऐसा वैसे मेरी अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा कि अगर कुछ सीरियस कंडीशन में वाक़ई पेशेंट आया हो और उसको इग्नोर किया गया हो सिर्फ़ खुशगप्पियाँ लगाने के लिए, चाय पीने के लिए, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने देखा है। चलें, मैं बात तो वही कर रहा हूँ ना, कि जो विक्टिम होता है, वो यही कहता है कि हमारे साथ ज़ुल्म। ये इश्यू है कि नहीं है? 36-36 घंटे ड्यूटियाँ क्यों होती हैं? 36-36 घंटे ड्यूटियाँ इस वजह से होती हैं कि ये एक एक क्राइटेरिया या पैरामीटर सेट है ऑलरेडी, कि हाउस ऑफिसर जो वहाँ बैठे हुए होते हैं, उन्होंने इतनी ही ड्यूटी करनी होती है। तो इसका तो हम नहीं कुछ कर सकते, जो उनके वो बन रहे होते हैं, उसको कह लें कि शेड्यूल्स बन रहे होते हैं, उसमें इतनी ही ड्यूटी होती है उनकी। तो गवर्नमेंट की जो ज़िम्मेदारी है, जो यहाँ से बेचारे डॉक्टर्स पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं, जाने ही ना दें। आप यहाँ पे शिफ्ट कम करवाएँ, उनकी नौकरियाँ दें उनको। मैंने आपको बताया कि जब यहाँ रिसोर्सेज़ हैं ही नहीं, जब पेशेंट्स के लिए मेडिसिन नहीं आ सकती, तो डॉक्टर्स की तनख्वाहें कहाँ से आएँगी? इसीलिए इस टाइम जो इस मेडिकल सेटअप का, हमारे मेडिकल सिस्टम का, हेल्थ सिस्टम का जो लोड है, वो सिर्फ़ पेशेंट ही नहीं बर्दाश्त कर रहा, वो डॉक्टर्स भी बर्दाश्त कर रहे हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एज़ मॉडल लें, जैसे वो काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उस मॉडल पर शिफ्ट हों। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल वाला सारा मैनेजमेंट बर्दाश्त कर सकते हैं कि जहाँ पे एक बंदे को भी अंदर बैठने की इजाज़त नहीं होती, पेशेंट अलहदा लेटा हुआ होता है। यहाँ तो हमारे 10-10 बंदे अंदर घुस के बैठे हुए होते हैं। तो रोकना चाहिए ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी तो लोग इलाज करवाते हैं ना। मैं आपको भी बता रहा हूँ, आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को मारने के लिए पहुँच जाते हैं। कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी को मार खाते देखा है? अक्सर होता है। नहीं, अब प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा मैं कुछ नहीं होता है होता। डॉक्टर साहब, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, छोड़ें इस बात को, वो फिर होता है। आपने कोई ऐसा कसाईयों वाला हॉस्पिटल देख लिया होगा कि जहाँ किसी को मार पड़ गई होगी, नाम ले लो, अदरवाइज़ नहीं, नाम नाम ले तो लो। नहीं है और आपने लेना, मैं आपको बता रहा हाँ, हूँ। तो अदरवाइज़ ये इस तरह होता नहीं है। और दूसरी बात फिर वही बात है ना, कि जब आपने पैसा इतना लगाया ना प्राइवेट हॉस्पिटल पे, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी देने को तैयार हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ₹10 अगर पर्ची हो ना, लोग ₹10 नहीं देते। लोग आईफ़ोन हाथ में पकड़े कह रहे होते हैं कि सर हम लोग मुस्तहिक हैं, हमसे फ़ीस ना लें। ये सिस्टम इसी तरह चलता जाएगा फिर। ये सिस्टम के बेनिफिशियरी हम हैं। हम सब ये करप्शन कर रहे हैं। अगर यानी ₹10 की पर्ची भी लेनी पड़ती है ना, तो हमारी जान जा रही होती है। हुँ, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर हम लोग खुशी-खुशी जाके जो है ₹3000 कंसल्टेशन का दे रहे होते हैं। मिसाल देता हूँ, यहाँ से कोई बंदा अगर अमेरिका जाता है या सऊदी अरब जाता है, अक्सर वहाँ के जो ट्रैफ़िक रूल्स होते हैं, उसको फिर बड़े अच्छे से वो फ़ॉलो करते हैं। तो ये इसी तरह अगर जो सरकारी अस्पतालों में आपने बात की कि लोग 10-10 लवाहिकीन जा रहे होते हैं, तो अगर सिस्टम वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाला हो जाए, सरकारी अस्पतालों में, तो लोग फ़ॉलो करेंगे। लेकिन आप देखें ना, हम लोगों की बहैसियत कौम ये आदत बनी हुई है कि हम लोग अपने हिस्से का काम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि दूसरा करे तो मैं करूँ। व्हाई नॉट वी? हुँ। कि पहले हम क्यों ना करें ये काम? हम बाज़ आते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर पान की पिचकारी मार रहे होते हैं। हम लोग कभी इससे बाज़ आए हैं कि हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आईसीयूज़ के अंदर जाके, वहाँ पे जो इक्विपमेंट पड़ा हुआ होता है, उसके साथ छेड़ा-छाड़ी कर रहे होते हैं। आप मुझे बताएँ, आपकी इतनी हिम्मत है कि आप प्राइवेट सेक्टर में किसी हॉस्पिटल में जाएँ और वहाँ डॉक्टर के दरवाज़े में लॉक किए बगैर भी अंदर चले जाएँ। इधर यहाँ पे ये हालात हैं कि जो ख़वातीन डॉक्टर्स का कमरा या पैरामेडिक स्टाफ ख़वातीन का कमरा होता है, वहाँ मुँह उठा के लोग चले जाते हैं अंदर।
नहीं जाते। मैं आपको बता रहा हूँ जाते हैं, मैं काम करता हूँ हॉस्पिटल्स में, आप किस तरह कह सकते हैं कि नहीं जाते? आप अगर आप हर चीज़ में ब्लेम करेंगे डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ ही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे नहीं होता सर, ताली दोनों हाथों से बज रही है। ठीक है। एक्सेप्ट करें कि आपकी तरफ से और जनरल पब्लिक की तरफ से फेलियर हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैं तो आपको देखना शुरू से एडमिट करता आ रहा हूँ कि हमारी तरफ से भी फेलियर्स हैं, हेल्थ सिस्टम में हैं प्रॉब्लम्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनस, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपसे किसी और टॉपिक पर बात होगी। बहुत शुक्रिया।